गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? जब कई सारे चार्जेस हों सिस्टम में और किसी एक चार्जेस पर किसी अदर चार्जेस के थ्रू या किसी भी कई टाइप के अदर चार्जेस के थ्रू लगने वाला फोर्स निकालना हो तो वो कहलाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कहने का सेंस क्या है, आइए देखते हैं कि द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इन इट्स नेबरहुड is independent of the presence of all the other charges. All the other charges in their neighborhood is called superposition principle। जैसा दिखाया गया यहां पर कि एक चार्ज हमारा प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। अब इसके साथ अगर मैंने प्लस Q1 चार्ज यहां पर रख दिया तो इन दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स F1 होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी दोनों की? प्लस है दोनों, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो F1 कहीं देखिए बाहर की ओर लग रहा है। वहीं बगल में मैंने Q2 रखा तो दोनों फिर से रिपल्सन के वर्क करेंगे। तो इन दोनों के लिए F2 फोर्स Q0 से बाहर की ओर या दोनों से बाहर की ओर, Q3 F3 इधर बाहर की ओर, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो nth चार्ज के लिए लगने वाला फोर्स Fn होगा। लेकिन अब हमने यहां पर देखा क्या कि दोनों चार्जेस फिर से अगर मैंने देखा पॉजिटिव है तो फिर से बाहर की ओर लगेगा फोर्स। अब हम लोग यहां पर करते क्या है कि यहां पर जरा ध्यान से देखिए कि अब हम इसको कैसे निकालते हैं। दस द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू all the charges is equals to the vector sum of the forces exerted on it by all the individual charges। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स पर वो सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा। जैसे हमने क्या कहा कि लेट F1, F2, F3 डैश 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 F1 be the forces exerted on the charges Q0 by the charges Q1, Q2, Q3 डैश 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 देन मतलब Q1, Q2, Q3 पर F1, F2 सिमिलरली डैश 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 Fn चार्जेस एक्सर्ट्स कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहां पर करते क्या है कि हम लोगों ने कहा क्या कि जो नेट फोर्स निकल कर आएगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn के बराबर होगा। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि कुछ कंपैरिजन में सिमिलरिटीज होंगी और कुछ डिसिमिलरिटीज होंगी। तो हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम होते हैं, दैट इज 1/4πε0 Q0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो समझ में आ रहा है कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों में, दोनों कंडीशंस में। फिर इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि बोथ एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। कहने का सेंस क्या है कि दोनों चार्जेस क्या होंगे कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस रख दिए गए तो दोनों की ज्वाइनिंग लाइन पर वर्क करेंगे। फिर इनमें डिसिमिलरिटीज क्या क्या हो सकती हैं ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं हो सकती है। वेयर है, जबकि अगर हम यहां से बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, सेम चार्जेस होंगे रिपल्सिव, तो अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव। अगला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मास। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडीज के मास की वजह से लगता है, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा बहुत ज्यादा होता है देन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड में। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो और डिटेल में सुनिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग जानते हैं Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब Fg इज इक्वल टू G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम क्या करते हैं दोनों की वैल्यूज रखते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं तो Fe अपॉन Fg सॉल्व करने से ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे भाई, हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 Q2 अगर प्रोटॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन माने तो दोनों के चार्जेस हमें मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19। G की वैल्यू मालूम है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27।
जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू निकलकर इतनी आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ई इज इक्वल टू आ गया 2.27 इंटू 10⁻39 इंटू एफ जी। कहने का सेंस क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगभग 10⁻39 टाइम्स लेस है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग 10⁻39 टाइम्स ज्यादा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। यही चीज आगे मैंने लिखकर दिखाई है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप अपने दोस्तों को वीडियो सेंड करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।